हेलो क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार रूप से चल रही होगी। जी हाँ, मैं आपका स्वागत करता हूं अग्नि बैच में, जहां पर आपका 70 दिनों में पूरा साइंस का सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको बताए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और बार बार वही क्वेश्चंस तो आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आपका तैयारी एकदम बढ़िया से हो जाएगा 2 महीने के अंदर ही, ठीक है। अभी भी लगभग 2 महीना का समय है ना, तो इसमें भी आप तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं इस चैनल से जुड़ के, ठीक है। तो मेरे चैनल से जरूर जुड़े, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी तो आपको नोटिफिकेशन पता चलेगा, यानी जब जब क्लास होगी नोटिफिकेशन आ जाएगा। खैर, अगर मैं बात करूं अग्नि बैच क्लास 10th की, तो उसका जो टाइमिंग है, यानी जो क्लास स्टार्ट होती है 6 बजे शाम से होती है, तो जरूर इस क्लास में ज्वाइन करें और फ्री में क्लास का आनंद लें और अच्छे से कंसेप्ट को समझें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं, केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, जो है अम्ल, भस्म एवं लवण के बारे में आज हम देखेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर को लगभग हम 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। इस चैप्टर को कंप्लीट करने में मात्र 2 दिन लगेगा, ठीक है। और तीसरा दिन हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ध्यान से देखिएगा, अम्ल, भस्म एवं लवण बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर 2 है। हम लोग BSc 2023 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। 70 दिन में ही हम लोगों को साइंस कंप्लीट करना है और हम लोग अग्नि बैच में ये पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अम्ल क्या होता है? भाई, नाम ही है चैप्टर का, अम्ल, भस्म एवं क्षार। तो अम्ल क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। देखिए, अम्ल वो पदार्थ होता है जो खट्टा होता है, ठीक है, स्वाद में खट्टा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन मतलब उतना कारगर नहीं है। हाँ, अम्ल खट्टे होते हैं, लेकिन हम उसी अम्ल को चख के देख सकते हैं जो कमजोर अम्ल है, जो दुर्बल अम्ल है, ठीक है ना। और अगर हम कोई प्रबल अम्ल को चख के देखेंगे तो हम लोगों का जीव नहीं रहेगा खाने के लिए, ठीक है। फिर जिंदगी भर स्वाद चखते रह जाएंगे और किसी किसी चीज का, ठीक है ना। तो ये एकदम डेफिनेशन कारगर नहीं है। तो जो कारगर डेफिनेशन है हम लोग आगे पढ़ेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। फिलहाल में जान लीजिए कि अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल भी बहुत सारा है। जैसे एग्जाम्पल हम बात कर लें यहाँ पर, एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो हमारा देखिए, यहाँ पर हमने वही एग्जाम्पल लेना है मेरे को जो बहुत ही दुर्बल अम्ल होगा, ठीक है ना। तो H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल, ठीक है ना, ETC, ये सारा अम्ल हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है। ये सारा क्या हो जाएगा बच्चों? अम्ल हो जाएगा, ठीक है। तो अम्ल तो समझ में आ गया कि वो जो खट्टे होते हैं, ठीक है। अगर हम रियल डेफिनेशन की बात करें तो रियल डेफिनेशन आर्हेनियस दिए थे। वो बोले थे कि अम्ल वो होगा अगर कोई भी पदार्थ जल में घुलेगा और घुलने के बाद हम लोग को H+ आयन देगा, वही अम्ल होगा। यही रियल डेफिनेशन है, ठीक है ना। वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता है वही अम्ल होता है। ये अम्ल का जो परिभाषा है वो 100% कारगर है, हर जगह काम करेगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारा एसिड का एग्जाम्पल है। बहुत सारा एसिड होता है जो कि हम आगे भी देखने वाले हैं। अब बात आता है कि अम्लों का गुण कैसे है, कि अम्ल को पहचानेंगे कैसे, है ना। गुण के आधार पे ही तो किसी किसी चीज की पहचान होती है। तो अम्ल की पहचान कैसे होगी? तो उसके गुणों से होगी। तो देखिए, अम्लों के गुण हम लोग देखेंगे। इसमें भी 2 प्रकार के हम तरीके से देखेंगे। अम्ल के भौतिक गुण से भी देखेंगे और अम्ल के रासायनिक गुण से भी देखेंगे। तो पहले अम्लों का हम भौतिक गुण देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, पहला भौतिक गुण हम लोग देख रहे हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। देखिए भाई, ये जो अम्ल होता है ना, वो स्वाद में क्या होगा? खट्टा होगा। अगला है, ये नीला लिटमस पेपर को ना लाल कर देता है। देखिए, अभी हम लोग सूचक नहीं पढ़े हैं, अभी जस्ट आगे पढ़ने वाले हैं। सूचक के बारे में बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे, सर आपने सूचक क्यों नहीं पढ़ा? मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, बारी बारी से सारा कुछ आते जाएगा, ठीक है। सूचक वो होता है जो अम्ल, भस्म और लवण का पहचान करता है, वही होता है सूचक, जो कि लिटमस पेपर हो गया, फिनोल्फेथलीन हो गया, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हो गया, मिथाइल ऑरेंज वाला जो होता है वो हो गया, बहुत सारा है। यूनिवर्सल इंडिकेटर भी होता है, वो सभी आगे आने वाला है, तो उसको बारी बारी से पढ़ेंगे। खैर, यहाँ पर एक लिटमस पेपर होता है, वो क्या करता है? नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। कौन? अम्ल।
अम्ल का ऐसा गुण होता है कि अम्ल अगर नीला लिटमस पेपर पर डालेंगे तो नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यह गुण होता है अम्ल का। बढ़िया है बसार, बढ़िया है, गुड। अब अगला है तीसरा, जलीय विलयन में H+ आयन देता है। अभी जस्ट बताया, अम्ल का डेफिनेशन ही है, आगे हम बताएंगे कि अम्ल वो होता है ना, यानी अम्ल का गुण अगर बात करें तो अम्ल वो होता है अगर वो जल में घुलेगा ना तो उसके बाद H+ आयन हम लोग को देगा। क्या देगा? H+ आयन देगा। तो ये भी एक गुण हो गया। अगला भौतिक गुण क्या है कि ये अम्लीय जलीय विलयन, अगर कोई जलीय विलयन अम्ल वाला रहेगा ना, यानी अम्ल का जलीय विलयन मतलब क्या, यानी इसमें अम्ल है, ठीक है, इसमें अम्ल है, इसमें पानी मिला दिए तो ये इसमें H2O है पहले से और इसमें H2SO4 डाल दिए, तब ये दोनों के मिक्सचर को ना हम क्या बोलेंगे पता है? इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग बोलेंगे अम्लीय विलयन, यानी अम्ल भी है और जल भी है, ठीक है ना। अम्ल और जल के विलयन को अम्लीय जलीय विलयन या अम्लीय विलयन कहते हैं। तो ये अम्लीय विलयन में ना अगर आप विद्युत धारा पास करवाइएगा तो विद्युत धारा अच्छे से प्रवाह करता है, बहुत अच्छे से। क्यों करता है? तो इसके अंदर आयंस बहुत अच्छा मिलता है मुक्त अवस्था में, इसके अंदर आयंस मुक्त अवस्था में होते हैं, इसी के लिए विद्युत धारा का बहुत अच्छा सुचालक होता है। कौन? अम्लीय विलयन जो होता है वो विद्युत धारा का बहुत अच्छा सुचालक होता है, ठीक है। तो ये सारा गुण था हमारा भौतिक गुण अम्ल का। इस तरह से हम पहचान करेंगे कि अगर स्वाद में कोई चीज खट्टा लगे तो भाई वो अम्ल है। अगर कोई भी पदार्थ नीला लिटमस पेपर को लाल कर दे तो भी वो अम्ल होगा। अगर बच्चों अगर अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो H+ आयन देने लगे तो समझ जाइए भैया कि वो क्या है? वो है अम्ल, ठीक है ना। इधर उधर ध्यान नहीं देना है, मेरे को ध्यान देना है, ठीक है। इधर उधर ध्यान देते हैं और इधर उधर भाई उधर कौन जा रहा है, उधर कौन जा रहा है, टन आ गया मैसेज, किसका? उसका। तो मैसेज वैसेज को थोड़ा देर के लिए रख लीजिए, 2 ही महीना तो बचा हुआ है ना। दिन में पढ़ लीजिए, 6 बजे पढ़ लीजिए, 10 बजे चैटिंग कीजिएगा। हाँ सर जी क्या क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई जो सच्चाई है वही तो बोल रहे हैं, है ना। ये बात आया कि अगर H+ आयन दे देगा तो हम समझेंगे कि भाई वो अम्ल है। अगर जलीय विलयन अम्ल का उसमें से अगर विद्युत धारा अच्छे से प्रवाह कर रहा है तो भी वो अम्ल होगा, ठीक है। चलिए ये बात भी समझ में आ गया। तो हमने भौतिक गुण कुछ समझ लिया, अब रासायनिक गुण भी देखते हैं, ठीक है। तो रासायनिक गुण क्या होता है? देखो भाई इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट बात हम लोग को करना, और ये तो नॉर्मल चीज था, इसमें से क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं, लेकिन यहां से क्वेश्चन बहुत सारा आता है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अम्ल का रासायनिक गुण क्या होता है? चलो देखते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए अगर अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया होगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। देखिए क्या बोला मैंने बोला, इसका मैं यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं, इसका एग्जांपल फर्स्ट का एग्जांपल यहां पे दे रहा हूं। अगर अम्ल का अभिक्रिया किसके साथ हो जाए? धातु के साथ हो जाए तो यहां पर धातु का लवण देता है, या डायरेक्ट कह लीजिए तो लवण देगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ये होगा ही होगा। अगर मेरे को धातु पता है और कोई ऐसी चीज के साथ हम अभिक्रिया करा दिए जो हमको नहीं पता है, हम टेस्ट कर रहे हैं कि अम्ल है कि क्या है, तो मेरे पास धातु है और कोई एक ऐसी चीज के साथ अभिक्रिया करा दिए जो हमको पता ही नहीं है कि वो है क्या। जैसे ही अभिक्रिया कराए, अभिक्रिया के बाद हमको मिला लवण, और जैसे ही हाइड्रोजन गैस निकलने लगा तो हम समझ गए भैया जो ये चीज था ना, जो मेरे को पता नहीं था पहले, वो ये जो चीज था वो क्या था? वो अम्ल था। तभी तो हाइड्रोजन गैस और लवण बनाया। तो हम समझ जाएंगे कि जो चीज के साथ हमने धातु का अभिक्रिया करवाया वो अम्ल था, ठीक है। तो यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल ले लें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी एक अम्ल होता है, ये एक अम्ल है, प्रबल अम्ल है। इसका साथ अगर जिंक का साथ अभिक्रिया करा दे, जिंक एक धातु होता है, तो क्या करेगा? जिंक आएगा एक लात मारेगा हाइड्रोजन को। क्यों? क्योंकि जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील होता है हाइड्रोजन से, ठीक है ना। तो एक लात मार के हटा देगा और ZnCl2 बना देगा। अब ZnCl नहीं बन सकता है, ZnCl। बहुत सारे बच्चे होंगे कहेंगे सर यहां पर Zn है और यहां पर Cl है, तो सर यहां तो ZnCl बनना चाहिए। नहीं बच्चों, ये दोनों ZnCl मिलकर तो जिंक क्लोराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यहां पे देखिएगा, जिंक
क्लोराइड, है ना। जिंक का जो सिंबल होता है वो Zn होता है, क्लोरीन का Cl होता है, जिंक का जो संयोजकता होता है वो 2 होता है, वैलेंसी, और ये क्लोराइड का जो संयोजकता होता है वो 1 होता है। या इसको इसके साथ जोड़ दीजिए और इसको इसके साथ मिला दीजिए। अब क्या बनेगा, Zn1 को क्या लिखिएगा, 1 को तो नहीं लिखते हैं, तो Zn को Zn ही लिखिए और यहाँ पर Cl और 2 हो जाएगा, Cl2। तो जिंक क्लोराइड का रासायनिक सूत्र ZnCl2 होता है, तो ZnCl तो काम बनेगा नहीं, तो ZnCl2 लिख लीजिए और प्लस में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, है ना। इसको मिटा दें, ये तो समझाने के लिए था। तो ZnCl2 और प्लस में हाइड्रोजन गैस बना। तो अब देखिए भाई, अब देखिए इस अगर ये संतुलित नहीं है तो आप इसको संतुलित कीजिए। यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो यहाँ पर 2 लगा के 2 हाइड्रोजन करके 2 क्लोरीन और हो गया। चलिए संयोजक मतलब पूरी तरह से बैलेंस हो गया, है ना। तो इस तरह से धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, ये देखिए ये जो चीज नजर आ रही है ना आपको जिंक क्लोराइड, ये क्या है, ये है भैया लवण, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा, ऊपर से निकाल देगा। अब एक और बात समझना आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दिया गया है कि यहाँ जो हाइड्रोजन गैस निकला सर, वो क्या वो रंगहीन गैस है कि उसके अंदर रंग है कोई, कैसे पता करेंगे कि सर यहाँ से हाइड्रोजन गैस ही निकल रहा है। तो देखो भाई, हाइड्रोजन गैस की ना एक बहुत अच्छा गुण होता है। हाइड्रोजन गैस की गुण क्या होती है कि जैसे ही कहीं से अगर हाइड्रोजन गैस, जैसे ये वाला जो अभिक्रिया है ये हमने एक टेस्ट ट्यूब में किया, क्या ये अभिक्रिया हमने टेस्ट ट्यूब में किया, तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, तो हम क्या करेंगे, एक माचिस की तीली लाएंगे धरा के, है ना, इस तरह से लाएंगे। बहुत बच्चे समझ रहे होंगे क्योंकि बार बार यूज करते हैं, है ना। क्यों यूज करते हैं समझ रहे होंगे बच्चे। तो यहाँ से मैंने माचिस लाया जहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रहा था, तो वहां पर जैसे ही लाए ना तो माचिस की तीली बुझ जाएगी, और बुझने के बाद कौन सा आवाज निकालेगी, पॉप 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 पॉप, पॉप 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 पॉप, इस तरह से आवाज निकालती है हाइड्रोजन गैस। अगर हाइड्रोजन गैस के निकट एक जलती हुई माचिस लेके जाएंगे तो वो माचिस बुझ जाएगी और बुझने के बाद पॉप 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 साउंड निकालेगी। तो एक बात जान लीजिए, एक अकेला हाइड्रोजन गैस ही होता है जो पॉप साउंड निकालता है और कोई गैस निकाल नहीं सकता। तो ये गैस हमको पहचान में आ जाएगी कि ये तो हाइड्रोजन गैस ही है भैया, ये तो हाइड्रोजन गैस ही है। आ गया समझ में। चलिए भाई बढ़िया है, हाइड्रोजन गैस की पहचान करना भी मैंने आपको सिखा दिया। अब थोड़ा इसको मिटा लेते हैं, क्यों बार बार हाथ गंदा करें। समझ में आ गया? जी हाँ सर, बढ़िया से आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए दूसरा बात है, इस तरह से हमने अम्ल की पहचान कर ली। दूसरा है धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस निकालता है। कौन? तो अम्ल। मैं बताता हूं, मैं बोला कि धातु कार्बोनेट क्या होता है। धातु कार्बोनेट बता रहे हैं, धातु कार्बोनेट के साथ अगर कोई अम्ल अभिक्रिया करेगा तो क्या क्या देगा। पहले तो लवण देगा सर, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड देगा सर, उसके बाद जल भी देगा सर। तो अभी प्रूफ करके बताइए सर। तो बता रहे हैं बच्चा, भाई टेंशन मत लो। धातु कार्बोनेट क्या होता है, तो चलो भाई बताता हूं। जैसे देखिए Na, ये तो धातु हो गया, और इसके साथ CO3 लगा दीजिए, इसके साथ CO3 लगा दीजिए। तो क्या ये सर सही है? नहीं सर, सही नहीं है। कार्बोनेट का जो होता है ना, कार्बोनेट का वैलेंसी जो होता है यानी संयोजकता वो 1 होता है, सॉरी 2 होता है, 2। और इसका सर जी कितना होता है? इसका होता है सोडियम का 1। क्रॉस करिएगा तब तो ये होगा नहीं, तब क्या होगा? तब Na2 और CO3 होगा। 1 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो तब तो हमको NaCO3 नहीं लिखना चाहिए, Na2CO3 लिखना चाहिए। हाँ सर सही बोल रहे हैं आप। तो हमने वही लगाया Na2CO3। ये हो गया धातु कार्बोनेट। और इसका अभिक्रिया हमने लवण के अम्ल के साथ कर दिया। अम्ल HCl ले लेते हैं, तो यहां पर क्या बनेगा सर? तो देखो ये मान के चलो हाइड्रोजन पर प्लस होता है, क्लोरीन पे माइनस होता है। यहां जो सोडियम आपको नजर आ रहा है इस पर भी प्लस होगा, और ये जो आपको दिख रहा है इस पर माइनस होगा। प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ेगा, माइनस वाला प्लस के साथ जुड़ेगा। आपको पता ही है लड़का का शादी लड़की से ही होता है ना।
एक्सेप्शन का बात मत कीजिएगा मेरे सामने, बहुत सारे अपवाद भी होते हैं। तो देखो क्लोरीन जो है ना, सोडियम, ये देखिए इस पर माइनस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है, तो आकर्षित हो जाएगा इसके तरफ, आय हाय आकर्षित, आय हाय हाय हाय, ठीक है ना। तो अब ये NaCl बना देगा, ये Cl Na के पास आ गया, मौज मस्ती करेगा अब इसके साथ, NaCl, ये और ये गया। अब बचा क्या, HCO3 बचा। अब क्या बचा, HCO3 बचा। ठीक है सर, बढ़िया है। तो एक बात क्या होगा, प्लस में देखो भाई, हाइड्रोजन कहेगा अरे भाई मेरे को एक ना ऑक्सीजन दे दो ना भाई, तो यहां पर CO3 जो है ना कहेगा ठीक है बेटा ले ले तू हमसे एक ऑक्सीजन। यहां एक हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। CO3 था ना, उसमें से एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन को ये दे दिया, तब तो यहां पर CO2 बच जाएगा और CO2 गैस बन के उड़ जाएगा, तो यहां पर CO2 बन गया। अब क्या बचा, अब देखिए मैं अगर यहां पर 2 लगा दूं तो कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा सर। क्या मैं यहां पर भी 2 लगा दूं तो कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा, बढ़िया भाई। अब देखिए यहां पर कितना हाइड्रोजन है, अब 2 हाइड्रोजन है, इधर कितना हाइड्रोजन हो गया, इधर अब 2 हाइड्रोजन हो गया, तो 2 हाइड्रोजन को मैंने H2 लिख दिया, और ये जो CO3 एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन दिया था, इसको याद है, तो वो ऑक्सीजन भी तो होगा। अब देखिए ये वाटर बन गया, जल बन गया, तो जल यहां पर हमको निकलता हुआ नजर आएगा। बच्चों समझ में आ रहा है, बढ़िया सर, सर समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है, गुड। चलिए अब यहां पर जो CO2 गैस निकलेगा, हम कैसे जानेंगे कि सर CO2 गैस ही निकला है, कोई और भी गैस तो हो सकता है सर, मेरे को पता नहीं, प्रूफ करके बताइए। तो CO2 गैस को कैसे पहचाने, CO2 गैस को कैसे पहचाने, तो देखो भाई यहां से जो CO2 गैस निकलता है ना, उसको आप क्या करो, स्टोर कर लो, क्या करो, जमा कर लो, और क्या करो आप CaOH का होल 2 कहीं से लाओ, और यहां वाला जो CO2 आपने जो जमा किया इसके साथ अभिक्रिया करा दो CO2 के साथ। तो ये जो CaOH का होल ट्वाइस होता है ना, इसका रंग होता है रंगहीन, बेरंग है इसकी जिंदगी, इसका शादी कराना पड़ेगा, यानी रंगहीन है। अब इसका शादी करा दीजिए किसके साथ, CO2 के साथ, तो यहां पर ये बना देगा CaCO3 और प्लस में जल भी बनाएगा। पहले देखिए ये बेरंग था, रंगहीन था, अब कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा सफेद, कैसा हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, ठीक है। और ये नीचे डाउन, डाउन एरो क्या बताता है, नीचे दिखता हुआ एरो क्या बताता है कि यहां पर अवक्षेप का निर्माण हुआ है, प्रेसिपिटेट बना है। तो पहले रंगहीन था, अब सफेद बन गया। तो अगर ऐसा एक ही चीज क्या कर सकता है, एक ही गैस कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, अकेला ब्रह्मांड में एक ही गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जो CaOH का होल 2 के साथ अभिक्रिया करके सफेद रंग का अवक्षेप बनाता है CaCO3, और दूसरा कोई कर ही नहीं सकता, कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। और यही अभिक्रिया है कब, जब देखते होंगे दिवाली की, अभी दिवाली जस्ट अभी कुछ ही दिनों हुआ है बीते हुए, तो क्या होता है ना कि दिवाली में लोग जो है चूना से पोताई करवाते हैं घर में। तो पहले पोताई करवाते हैं तो भाई दिखता है कि चुट्टा कहीं का पैसा ले लिया है और अच्छा से पोता नहीं है, रंगे नहीं चढ़ा है घर में, ऐसा लगता है ना जी कि पोत के चल गया, ऐसे ऐसे खा रहा है गुटखा जुआ कैसी है, हाँ ऐसे ऐसे कर रहा है, फू फू कर रहा है, और पेंट वेंट करके चल जाता है चूना पोत के, फिर पता चलता है कि भाई रंगवे नहीं चढ़ा, एकदम बेरंग जैसा था पहले वैसे दिख रहा है। लेकिन जैसे ही 1-2 दिन बीतता है तो ससुरा का चमकने लगता है घर, एकदम उजला उजला हो जाता है। तो देखिए भाई वो उसका कोई गलती नहीं है ना, उसका कोई गलती नहीं है। ये तो रिएक्शन जो है पहले CaOH का होल ट्वाइस धीरे धीरे जो है ना हमारे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे 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 अभिक्रिया करता है, तब जाके एकदम सफेद रंग बनाता है, तब जाके घर चमकता है, ठीक है। तो इसमें उसका कोई दिक्कत नहीं है, ये अभिक्रिया ही लेट से होता है, ठीक है, धीरे धीरे अभिक्रिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो एक अकेला ही ऐसा गैस है कार्बन डाइऑक्साइड जो CaOH का होल ट्वाइस के साथ अभिक्रिया करके पहले रंगहीन रहता है तो सफेद रंग का एक अवक्षेप का निर्माण करता है एकदम, यानी पहले एकदम पानी के जैसा रंग रहेगा, जैसे ही उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ऐसे मिला दोगे पूरा दूध के रंग हो जाएगा, यानी दूधिया कलर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो हमने अभिक्रिया करवाया किसी धातु कार्बोनेट के साथ तो वो अम्ल होगा, तभी ये सारा चीज
दे रहा है हम लोगों को। बढ़िया है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर आप चाहोगे ना, मैं इसको मिटा दूं, अगर आप चाहोगे, देखो अब यहां पर क्या बना, CaCO3 और प्लस में H2O बना, तो मैं यही पूरा लिख लेता हूं, CaCO3 और प्लस में H2O। अभी इसका रंग कैसा है भाई, ये पूरा का रंग कैसा है, सफेद है। अगर आप चाहते हो इसका रंग क्या हो जाए, पूरी तरह से गायब हो जाए, पुनः पानी के जैसा हो जाए, तो वो भी हो सकता है। ये दोनों के साथ जो है बहुत मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इसको में डाल दो, क्या कर दो, पहले से तो कार्बन डाइऑक्साइड था ही, अब और कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डाल दो, और तब जाके ये बना देगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसका अगर फार्मूला सही है कि गलत है अभी पता करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाँ ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है और हाइड्रोजन कार्बोनेट का 1 होता है, तो बढ़िया है। तो ये बना देगा। अब पहले सफेद था, और ये जो रंग है ना, ये जो चीज है, इसका रंग कैसा होगा, बेरंग यानी रंगहीन। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है बहुत बढ़िया से, तो इसको भी आप समझ लें। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करना चाहा, उसके लिए हमको कहीं से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस लाना पड़ेगा, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाए तो सफेद रंग का अवक्षेप बन गया। तो ऐसा एक ही चीज कर सकता है ब्रह्मांड में, वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दोबारा कोई कर ही नहीं सकता दूसरा। फिर उसके बाद ये हमारा सफेद रंग बन गया। तो कोई लंपट सोच रहा होगा, सर अब सफेद बन गया, हमको तो सर पहले जैसा पानी चाहिए था, यह रंगहीन चाहिए था। तो चलो भाई, उसके लिए भी हमारे पास उपाय है। CaCO3 और प्लस H2O को यहाँ पे हमने रखा, और अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड ठेल ठेल के घुसा दिए, तब जाके पहले सफेद था जो अब फिर से रंगहीन हो गया। तो वो लंपट लड़का खुश हो गया, सर मेरा बात मान लिए। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, इसको मिटा दें। अब एक और रासायनिक अभिक्रिया देखना है हम लोग को, जिसमें हम रासायनिक गुण देखेंगे अम्ल का। एक और बचा हुआ है कि धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनता है। जैसे देखिए, अगर कोई धातु ऑक्साइड है, मैं क्या ले लूं, जैसे CuO कॉपर ऑक्साइड है, और इसका अभिक्रिया HCl के साथ करा दीजिए। किसके साथ, HCl के साथ करा दीजिए। तो देखिए क्या होने वाला है, यहां पर क्या होगा, CuCl2 बनेगा और प्लस में जल बनेगा। जल बनेगा सर, जल बनेगा। ये अगर अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो आप संतुलित कर लेना। ठीक है, अब आप देखिए, एक बात आपको मैं बता रहा हूं, अगर ये देखिए CuO और HCl, ये तो अम्ल है, और ये जो होता है ना, जो धातु का ऑक्साइड होता है, याद रख लीजिए, जो धातु का ऑक्साइड होता है वो होता है हमेशा किसका, क्षारीय नेचर का। क्षारीय होता है, हमेशा क्षारीय होता है। अब एक क्षारीय शब्द आ गया, इसको भी हम बताते हैं। ठीक है, और ये अधातु ऑक्साइड है, मैं यहां पर लिख देता हूं, अधातु ऑक्साइड। ज्यादातर अधातु ऑक्साइड कैसे मतलब कैसा उनका गुण होता है, तो अम्लीय गुण होता है। कैसा, अम्लीय, लिख दिया मैंने। और जो धातु ऑक्साइड होते हैं, जो धातु ऑक्साइड होते हैं, उनका जो गुण होता है वो होता है क्षारीय। क्षारीय क्या होता है हम बता रहे हैं। और धातु ऑक्साइड में क्या हो गया, तो मैं बता रहा हूं, NO2 हो गया, SO2 हो गया, SO3 हो गया, है ना, CO2 हो गया, ये सब अम्लीय गुण का होता है। और धातु ऑक्साइड CaO हो गया, CuO हो गया, है ना, Na2O हो गया, K2O हो गया, ETC, ये सारा क्या है, ये क्षारीय गुण का होगा, क्योंकि ये धातु का ऑक्साइड है। और ऊपर वाला कैसा है, ये अधातु का ऑक्साइड है, तो अम्लीय गुण का होगा। ये बात याद रखिए, बहुत काम देने वाला है आपको केमिस्ट्री में। ठीक है, तो चलिए हम मिटाते हैं इसको। अब क्षारीय क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। क्षारीय देखो भाई, कुछ नहीं है, क्षारीय बहुत आसान है। खैर, इसको क्षारीय को हम आगे बताने वाले थे, खैर यहां पर हम बता देते हैं, आपका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। क्षारीय क्या होता है, देखो, अगर कोई भस्म है, ठीक है, वह जल में पूरी तरह घुल जाए,
वो जल में क्या हो जाए, पूरी तरह घुल जाए। अगर कोई भी भस्म है और वो जल में पूरी तरह से घुल जाए, पूरी तरह से घुल जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे, क्षार। ठीक है ना, समझ में आया कि वैसा बेस, वैसा भस्म जो जल में घुल सकता हो उसी को क्षार बोलते हैं। ठीक है, और वो गुण को क्षारीय बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया है, समझ में आ गया, गुड। तो अब देखिए, अब देखिए ये क्षारीय गुण का है, ये अम्ल गुण, अम्लीय नेचर का है ना। ये दोनों अभिक्रिया करके यहां पे लवण बना के दिया हम लोग को और प्लस में जल बना के दिया। ये क्या है भाई, ये H2O जल। तो याद रखिए, कभी भी कोई क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वह लवण और जल का निर्माण करता है। और ये जो अभिक्रिया होती है ना, उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण, क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। यानी जब अम्ल का अभिक्रिया भस्म या क्षार के साथ हो तो लवण और जल का निर्माण हो, तो यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसका वाला जो प्रभाव था, वो अम्ल का जो प्रभाव था वो क्षार खत्म कर दिया और क्षार का जो प्रभाव था वो अम्ल खत्म कर दिया। तो यहाँ पर अभिक्रिया कैंसल हो गई, न्यूट्रल हो गई, तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। न्यूट्रल हो गई तो इसलिए जल का निर्माण हुआ है बच्चों। समझ में आया? यानी समझ लीजिए, अम्ल का अभिक्रिया अगर क्षार के साथ हो जाए या भस्म के साथ हो जाए तो वहां पर लवण और प्लस में जल बनता है, तो यह अभिक्रिया ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब अम्ल का अभिक्रिया भस्म के साथ होता है तो लवण और जल का निर्माण होता है, तो यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में बहुत बार आया है, तो यहां पर हाईलाइट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, BSEB। बिहार बोर्ड में आने का बहुत चांस रहता है इस क्वेश्चन को कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, तो यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अरे क्या होता है ना कि क्षार भी बब्बर शेर है, अम्ल भी बब्बर शेर है, दोनों बब्बर शेर खुद से लड़ेगा तो दोनों मर ही जाएगा ना। तो यहां पर जो बनेगा, तो ये जो लवण बनेगा ना, इसमें ना तो अम्ल का प्रभाव रहेगा ना ही भस्म का प्रभाव रहेगा, दोनों मर जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे बता रहे हैं। अभी हम लोगों ने अम्ल के बारे में पढ़ा, भौतिक अम्लों का भौतिक गुण और रासायनिक गुण भी पढ़ लिए। अब एक छोटा सा और बात कर लेते हैं कि अम्लों के प्राकृतिक स्रोत, अम्ल हमको कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो यहाँ जो भी अम्ल दिया गया है वो सारा दुर्बल अम्ल है, ऐसा अम्ल जिसको हम खा भी सकते हैं, है ना। वो देखो भाई क्या है, नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है बिहार बोर्ड में। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, टमाटर में स्कॉर्बिक अम्ल होता है, अंगूर में टार्टरिक अम्ल होता है, दूध में लैक्टिक एसिड होता है, सेब में मैलिक एसिड होता है। ठीक है, इमली में भी जो है क्या होता है, इमली में भी टार्टरिक अम्ल होता है। समझ में? तो ये सारा जो है ये ऑब्जेक्टिव में आने का चांस रहता है, सब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में ये चांस रहता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल, टमाटर में स्कॉर्बिक अम्ल, अंगूर में टार्टरिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल और सेब में मैलिक अम्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको साइड हो जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें पहले, है ना, इसका स्क्रीनशॉट कर लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि सूचक क्या होता है। सूचक देखिए, सूचक वो पदार्थ होता है जो रंग या अपने गंध में कुछ परिवर्तन करके बता देगा कि ये अम्ल है कि भस्म है। ठीक है, या डायरेक्ट समझ लीजिए तो अम्ल या भस्म का खोज करने वाला या पता करने वाला जो पदार्थ होता है वो हमारा सूचक होता है। बहुत सारे सूचक के प्रकार भी होते हैं, जैसे हम पढ़ेंगे सूचक के प्रकार। जैसे हमारा सूचक में आता है पहला प्राकृतिक सूचक, वैसा सूचक जो प्रकृति द्वारा इसका निर्माण हुआ है। जैसे लिटमस पेपर होता है, इसका निर्माण हुआ है किस चीज से, तो एक लाइकन नाम का पौधा होता है। ठीक है,
एक लाइकन नाम का पौधा होता है, थैलोफाइटा किंगडम से बिलोंग करता है। ये पौधा लिटमस पेपर उसी से बनता है ना। लाइकन के पौधे से ही लिटमस पेपर बनता है। लिटमस पेपर के दो प्रकार होते हैं, एक नीला लिटमस और एक लाल लिटमस। तो देखो भाई क्या होता है कि नीला लिटमस पर अगर देखो नीला लिटमस पर अगर आप लोग अम्ल डालोगे, क्या डालोगे? अम्ल डालोगे। नीला लिटमस पर अम्ल डालोगे तो क्या होगा? वो लाल हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग क्या करोगे कि लाल लिटमस पेपर पर अगर भस्म डालोगे या क्षार डालोगे, दोनों एक ही बात है, तो वो क्या कर देगा? ब्लू कर देगा, यानी नीला कर देगा, है ना। नीला लिटमस पेपर पर अम्ल डालोगे तो लाल कर देगा, और लाल लिटमस पेपर पर अगर भस्म डालोगे तो नीला कर देगा। तो देखो ये गुण होता है, ठीक है। यह अम्ल का गुण होता है कि अगर नीला लिटमस पेपर पर अम्ल डालोगे ना तो उसको लाल कर देगा। तो लाल कर देगा तो हम समझेंगे अरे भाई ये तो अम्ल है ना। और अगर लाल लिटमस पेपर आप लोगों के पास है और उस पर कोई भस्म डाल दिया तो वो तुरंत नीला कर देगा। तो कहेंगे अरे भैया नीला कर दिया, इसका मतलब भस्म है। तो ये पहचान तो कर लिए ना, अम्ल और भस्म की पहचान तो हो गई, बढ़िया भाई। अब आता है लाल पत्ता गोभी। ये भी रंग में परिवर्तन करता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि कौन भस्म है कौन अम्ल है। हल्दी भी होता है भाई, हल्दी आप लोग, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। लाल पत्ता गोभी तो उतना देखने को नहीं मिलता, लेकिन हल्दी का प्रयोग आप लोग घर में भी करके देख सकते हैं। क्या है? हल्दी पर अगर आप लोग हल्दी का पाउडर लें और उसमें थोड़ा पानी डाल दें, ठीक है ना, उसके बाद घोल लें। उसके बाद क्या करें, हल्दी पर कोई भस्म डाल दे। क्या डाल दे? कोई भस्म डाल दे तो हल्दी कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है, पूरा खून के तरह। कैसे? अब कहोगे सर भस्म क्या डाल दे? अरे साबुन होगा आपके घर में, साबुन नहीं होगा, सर्फ तो होगा, उसको पानी में घोल लो और ये जो आपने हल्दी का पाउडर लिया है और उसमें जाके डाल दो। तो जैसे ही आप डालोगे तो वह खून की तरह लाल हो जाता है, ठीक है। तो हम समझ जाते हैं कि भाई जो हमने चीज़ डाला है वो चीज़ क्या है? वो चीज़ हमारा भस्म है, इसीलिए तो लाल हो गया। लेकिन अगर अम्ल को डालोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलो भाई, यानी हल्दी में अगर भस्म डालोगे तो वो लाल हो जाएगा, और ये लाल में अगर कोई अम्ल डालोगे ना, अम्ल डालोगे तो फिर से वो हल्दी का जैसा रंग होता है पहले पीला, फिर से पीला हो जाएगा, है ना। ये बात था, मैं बता दिया। ये बुक में शायद आपको ये वाला नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बता दिया, ठीक है। एक होता है संश्लेषित सूचक, जो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त होता है, जो हम लोग लैब में बनाते हैं वैसा सूचक होता है। जैसे एक मैथिल ऑरेंज होता है ना, एक फिनोल्फेथलीन होता है। ये सारा क्या होता है? ये सारा संश्लेषित सूचक होता है। जैसे फिनोल्फेथलीन की बात करें, ये ज़्यादातर पूछता है। तो फिनोल्फेथलीन में अगर आप लोग अम्ल डालोगे, क्या डालोगे? अम्ल डालोगे तो क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा। और मैं बता दूं फिनोल्फेथलीन का जो अपना रंग होता है वो क्या होता है? बेरंग होता है, यानी रंगहीन होता है, उसका कोई रंग ही नहीं होता। तो फिनोल्फेथलीन में अगर अम्ल डालोगे तो कुछ और रंग में चेंज नहीं होगा, जैसा था पहले वैसा ही होगा। लेकिन अगर फिनोल्फेथलीन में आपने भूल से भी भस्म कोई डाल दिया, भस्म डाल दिया, तो ये कैसा हो जाएगा? रंगहीन से तुरंत पिंक यानी गुलाबी हो जाएगा। गुलाबी आंखें जो मैंने उसकी देखी, आए है शराबी ये दिल हो गया, और उसके बाद उसका जीवन बेरंग हो गया भाई, ठीक है ना। इसी के लिए किसी की गुलाबी आंख देख के आप लोगों को पिघलना नहीं है। समझ में आ गया कि फिनोल्फेथलीन क्या होता है? रंगहीन होता है। अम्ल डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही फिनोल्फेथलीन में भस्म डालेंगे तो वो गुलाबी हो जाएगा, है ना। और आप लोगों को किसी लड़कियों के गुलाबी आंखों पर ध्यान नहीं देना। खैर आंख किसका गुलाबी होता है? गाना तो गाना होता, कुछ भी बना देता, आंख गुलाबी नहीं होता। सबके बात में मत रहना, ठीक है। अपना पढ़ाई कीजिए। समझ में आ गया? गुड। कोई दिक्कत है भाई? अगर कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो कि सर दिक्कत है, ठीक है ना, मैं बताऊंगा, ठीक है। समझ में आया? कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं? तो चलिए, अच्छा मैथिल ऑरेंज में अगर अम्ल डालोगे, देखो भाई मैथिल ऑरेंज का अपना रंग नारंगी होता है, यानी ऑरेंज कलर का होता है। अगर इसमें आप अम्ल डाल दिए
मैथिल ऑरेंज में अम्ल डाल दिए तो लाल हो जाएगा और भस्म डाल दिए तो पीला हो जाएगा। कोई दिक्कत बात है कि नहीं है सर। गंधीय सूचक क्या होता है? देखो वैसा पदार्थ जिसमें अगर अम्ल मिला दिए या भस्म मिला दिए तो उसका जो गंध होता है ना वो उस गंध में परिवर्तन हो जाएगा, तो उस तरह का सूचक गंधीय सूचक होता है। जैसे में प्याज, अरे भाई अंधेरा भी रहेगा तो आपके नाक लगून अगर प्याज रख दिया जाए तो आप पता कर लोगे ना कि सर जी ये तो प्याज है सर। तो अगर मैं समझाता हूं, देखो अगर प्याज लेंगे और उस पर अम्ल डाल देंगे तो प्याज में कोई गंध में बदलाव नहीं आएगा, जैसे पहला बदलाव था वैसा ही बदलाव रहेगा। लेकिन बच्चे लोग, मैं आप लोग को एक बात बता दूं, अगर प्याज पर अगर कोई भस्म डाल दिया जाए, वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग भस्म डाल दिया जाए, जैसे में NaOH डाल दिया जाए या KOH डाल दिया जाए, ये सब प्रबल भस्म होता है, ये डाल दिया जाए ना तो जो प्याज का जो अपना महक होता है ना वो पूरा खत्म हो जाएगा। तब आपके नाक में ठूसो दे ना, पूरा तरह से नाक में घुसा दे, आप पता ही नहीं कर पाओगे कि भाई हम खा क्या रहे हैं। प्याज का सुगंध पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो ये भी पता लगा सकता है, आपको बताया ना कि अगर प्याज पर कोई भस्म डाल दो तो प्याज का अपना महक खत्म। तो पता तो चल गया ना कि भाई जो चीज हम डाले, जो चीज मैंने डाला प्याज पर वो तो भस्म था, इसी के लिए तो उसका जो सुगंध है वो पूरी तरह से खत्म हो गया। ठीक है, तो ये गंधीय सूचक ये होता है जो अपना गंध में बदलाव करके अम्ल और भस्म का पता लगा ले, उसी को गंधीय सूचक बोलते हैं। जैसे में प्याज हो गया, और एक वेनिला भी होता है, वेनिला का एक पौधा आता है, ठीक है, और वो भी इसी तरीके से करता है। अगर वेनिला पर कोई भस्म डाल देंगे तो वेनिला का जो भी सुगंध होता है ना वो खत्म। एक होता है सार्वत्रिक सूचक, ये क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर इसको बोलते हैं। अगर देखो भाई ये जो है ना बहुत विभिन्न विभिन्न रसायनों से बना होता है, ठीक है ना, बहुत विभिन्न विभिन्न रसायनों से बना होता है, यानी उसका मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। अगर वो जो क्या करता है वो भिन्न भिन्न पीएच पर, अब पीएच क्या होता है वो भी बताऊंगा आगे, टेंशन मत लो। बहुत सारी बातें ऐसी आ रही है आपके सामने जो आपके एकदम पल्ले नहीं पड़ रही है, तो पल्ला पराना मेरा काम है, अब टेंशन मत लीजिए। देखिए पीएच मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना पावर है वो मैं बताऊंगा आगे। तो ये जो है ना सार्वत्रिक सूचक जो है बहुत अलग अलग प्रकार के रसायनों का मिक्सचर होता है, जो क्या करता है भिन्न भिन्न पीएच पर, ठीक है ना, वो अलग अलग कलर देगा, अलग अलग पीएच मान पे अलग अलग रंग देता है हमारा सार्वत्रिक सूचक, यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर, है ना, समझ में आया? तो अब ये ऐसा रंग देगा, देखो भाई अम्ल का रंग और भस्म का रंग कुछ फिक्स किया रहता है, तो अगर ऐसा रंग दे देगा, रंग में कुछ अलग परिवर्तन आएगा तो हम समझ जाएंगे कि भाई वो अम्ल है कि भस्म है कि लवण है, हम समझ जाएंगे तुरंत। ठीक है, देखिए कुछ नहीं समझना, सार्वत्रिक सूचक में आगे भी बताएंगे, बहुत चर्चा है इसके बारे में कि यह जो है ना बहुत अलग अलग प्रकार के रसायनों से मिलकर बना होता है और अलग अलग पीएच मान पे अलग अलग रंग दिखाता है। देखो यहां पे कुछ आया, हाँ यहां पर जो लाल रंग आएगा बहुत डार्क, बहुत डार्क रंग आएगा लाल वाला, तो समझ जाएंगे ये जो हमने चीज रखा है, जो चीज हमने लिया है वो बहुत ही ज्यादा प्रबल अम्ल है, बहुत खतरनाक अम्ल है। थोड़ा लाल आया मतलब थोड़ा उससे कम गाढ़ा आया तो उतना भी ज़्यादा पिछले वाला जो हमने अम्ल लिया था उससे कमजोर अम्ल है। और जैसे 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 आगे आते जाएंगे 4 आ जाएगा pH, 5 आ जाएगा तो धीरे धीरे लाल से हमारा ऑरेंज होता जाएगा, 6 आ जाएगा तो एक तरह से पीला हो जाएगा, 7 आ जाएगा तो हरा हो जाएगा, तो 7 जहाँ पर आ जाए तो वो एक तरह से न्यूट्रल हो जाता है, न तो अम्ल होगा न ही भस्म होगा, तो वो लवण हो जाता है। ठीक है ना, फिर जैसे जैसे 8 आएगा 9 आएगा तो ये ब्लू होते जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से रंग में परिवर्तन करता है हमारा सार्वत्रिक सूचक। तो हम बता देते हैं अलग अलग पीएच पर अलग अलग रंग दिखाता है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई है। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखेंगे, अगला जो हम लोग वीडियो लेके आएंगे उसमें हम पूरा तरह से इससे अम्ल भस्म और लवण के सिलेबस को पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके साथ साथ लगे लगे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। आप पहले आप इतना नोट कर लीजिए, है ना,
इतना नोट कर लीजिए। चलिए मैं थोड़ा साइड हो लेता हूं। चलिए बच्चों, आप लोगों ने इन सारे बातों को नोट कर लिए होंगे, है ना। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको हर एक बात समझ में आई होगी, है ना। कोई दिक्कत है क्या? अगर कोई दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट कि सर मेरे को ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया। तो मैं बहुत अच्छे से विस्तार से सारी बातों को समझाऊंगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो कमेंट, ठीक है। और फिलहाल में मैं एक शायरी आपके सामने पेश कर देना चाहता हूँ, क्योंकि खाली खाली हाथ और एकदम महफिल में रंग ना जमे तो बात ही ना हो, ठीक है ना। तो एक बहुत अच्छा सा शायरी मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। वो शायरी के अल्फाज कुछ इस तरीके से हैं। उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या। यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। क्यों देखता है उस चांद को तू, एक ही चांद था पूरे ब्रह्मांड में क्या। जिसके बारे में लिखता है तू, जिसके बारे में लिखता है तू, वो शामिल रहेगी तेरे खानदान में क्या। जी हाँ, बहुत अच्छा शायरी था ये। हमारे एक मित्र ऋषु राज के द्वारा लिखा गया था। वही शायरी लिखते हैं और उनका शायरी मैं ही बोलता हूँ। तो आशा करते हैं आपको यह शायरी बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। और आज की बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री राम।